औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है उसमें हमने 3 चीज़ें डिस्कस करनी हैं। मोमेंटम है, इम्पल्स है और कोलिजन्स है। यानी इन तीनों की डेफिनेशन करनी और फिर इनके मुतालिक जो है फार्मूलाई हैं उनको डिस्कस करना है और फिर साथ में जो MCQ व्यू पॉइंट से जो चीज़ें हमने डिस्कस करनी है इस हवाला से। अच्छा, मोमेंटम की डेफिनेशन जो है वो तो बिल्कुल सादा है और आप सारे लोग उसमें जानते हैं कि मोमेंटम इज़ डिफाइंड एज P इज़ इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। अब हम मोमेंटम और इम्पल्स जो है इसका रिलेशन आपस में फाइंड आउट करना चाह रहे हैं असल में। अच्छा, न्यूटन सेकंड लॉ जो है इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम पहले देख लें, वो सादा है। पहले न्यूटन लॉ अगर आपको याद हो तो ये होता है सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज़ इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन। और फिर हमने न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम अगर आप देखना है तो ये सिंपल रिलेशन है आपके पास, फोर्स बराबर है मास टाइम एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन होता है dv/dt। तो मास चूँकि यहाँ पे कांस्टेंट अस्यूम किया हुआ है तो इसको हम इसको इंसर्ट ले जाते हैं, तो ये क्या चीज़ है, मोमेंटम। तो फिर ये P इज़ इक्वल टू mv यहाँ पर आ गया और ये हो गया आपके पास न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अच्छा, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसके तीन कंपोनेंट्स होंगे px, py, pz। और ऑब्वियसली किसी भी किसी भी बॉडी की वेलोसिटी और मोमेंट मास दिया हुआ तो आप उसका मोमेंटम जो है वो उसके प्रोडक्ट से फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें बस ये दोबारा से उसने यही बात की है कि इसमें सम ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेज है, उसका ताल्लुक आपने याद रखना है। दूसरा इम्पोर्टेंट है इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। सबसे पहले तो इम्पल्स डिफाइन कर लेते हैं। इम्पल्स के लिए जो है वो कहता है कि अगर फ़र्ज़ किया कांस्टेंट नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ड्यूरिंग टाइम इंटरवल डेल्टा टी, द इम्पल्स ऑफ नेट एक्सटर्नल फोर्स डिनोटेड बाय J इज़ डिफाइंड बाय द प्रोडक्ट। यानी J इज़ इक्वल टू नेट एक्सटर्नल फोर्स, कांस्टेंट एक्सटर्नल फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी, और ये हो जाएगा सम ओवर F इंटू T2 माइनस T1। ये इम्पल्स है। अच्छा, अब इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम असल में हमने डिफ़ाइन करना है, जिसमें हमें साबित करना है कि जो इम्पल्स है वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर है। जो इम्पल्स है वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर है। उसके लिए न्यूटन सेकंड लॉ हमने कंसिडर किया है, जिसमें ये कहा था कि नेट फोर्स F इज़ इक्वल टू डेल्टा P ओवर डेल्टा T है, टोटल चेंज इन मोमेंटम इन टोटल टाइम इज़ इक्वल टू डेल्टा P जो है ये P2 माइनस P1 मीन इनिशियल और फाइनल मोमेंटम, डेल्टा T माइन T2 T1। तो ये रिलेशन यहाँ पर उसने डिस्क्राइब किया। अब अगर हम इसको इस तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो ये वाला फैक्टर इधर बन जाएगा और इधर चेंज इन मोमेंटम, और ये हमने अभी डिफाइन किया कि ये इम्पल्स। तो इम्पल्स इज इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम, इम्पल्स ऑफ नेट एक्सटर्नल फोर्स ओवर द टाइम इंटरवल, ये और ये फाइनल मोमेंटम है, ये इनिशियल मोमेंटम है और ये चेंज इन मोमेंटम। तो ये चीज़ें जो हैं वो आप लोगों ने ज़हन में रखनी है। अब
इम्पल्स जो है इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और उसकी कैलकुलेशन ग्राफ से हम कर सकते हैं। उसके लिए हमने उसी तरीके से न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम कंसिडर करेंगे, यानी यहाँ से इसको कंसिडर किया तो इस नेट फोर्स की जगह dp/dt आ गया और t से कैंसिल आउट हो गया, तो फिर मोमेंटम जो है p1 से लेकर के p2 dp इज इक्वल टू p2 माइनस p1। तो ये सारा किया क्यों है? ये सारा इसलिए किया है कि हमें पता चल जाए कि इम्पल्स जो है वो किसके बराबर है, और ये इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम से पता है इम्पल्स के बराबर है, जे के बराबर है। तो जे किसके बराबर हो गया? t1 टू t2 सिग्मा एफ डी टी, टाइम इंटरवल लिया उसमें। ये उसने ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन की। इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लें कि ये जो एरिया है अंडर द ग्राफ किसके दरमियान होगा? इस तरफ जो है वो टाइम होगा और इस तरफ जो है वो नेट फोर्स होगी। ठीक है, नेट फोर्स। फॉर द प्रेजेंट केस उसने वन डायमेंशन में ले लिया। तो उसने यहाँ पर जो चीज़ असल में शो की है वो ये की है कि फ़र्ज़ किया ये एक्चुअल फोर्स जो है उस की इम्पल्स मोमेंटम कर्व है जिसके अंडर एरिया जो है वो इम्पल्स के बराबर है। ठीक है, वो कहता है कि अगर हम एवरेज फोर्स ले लें इस तरीके से कि टाइम इंटरवल वही हो लेकिन फोर्स एवरेज ले लें इस तरीके से कि वो जो एरिया बने एवरेज फोर्स वाला वो उतना ही हो जितना इसका एरिया है, तो इस सूरत में दोनों में इम्पल्स एक जैसी होगी। लेकिन यहाँ पर एवरेज फोर्स ले ली है और यहाँ पर एक्चुअल फोर्स ले ली। इम्पल्स जो है ना वो कैलकुलेट की जा सकती है एवरेज फोर्स से ही, लेकिन उसमें हमने सिंपली क्या करना होगा, एवरेज फोर्स की ऐसी वैल्यू चूज़ करनी होगी कि जिससे एरिया जो है वही निकले जो एक्चुअल फोर्स के लिए इम्पल्स में एरिया निकलता है। फिर इसी तरीके से दो मुख्तलिफ इम्पल्सेस यहाँ पे देखी गई हैं। लार्ज फोर्स दैट एक्ट्स फॉर शॉर्ट टाइम, यानी टाइम इंटरवल कम है और फोर्स लार्ज है। फिर यहाँ पे देखें टाइम इंटरवल ज़्यादा है लेकिन फोर्स कम है, लेकिन इम्पल्स दोनों की एक जैसी है। ये एमसीक्यू पॉइंट के लिए याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, यहाँ पे एक बड़ी अच्छी वो एग्जांपल कोट करेगा। यहाँ पे इम्पल्स के कंपोनेंट्स बना लिए टू डायमेंशन में उसी तरीके से जैसे हम किसी भी वेक्टर को टू डायमेंशन में रिजॉल्व करते हैं जे एक्स जे वाई। चूँकि इम्पल्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये मोमेंटम के चेंज के बराबर है और मोमेंटम जो है वेक्टर क्वांटिटी, तो इम्पल्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। अब मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी कंपेयर्ड, यानी मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी कंपेयर का मतलब है कि मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का आपस में रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश की। यहाँ पर उसने एक सिचुएशन कंसिडर की है जिसमें उसने कहा है कि इनिशियली एक पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी ज़ीरो है यानी एट रेस्ट है, फिर उसका मोमेंटम भी ज़ीरो होगा और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी ज़ीरो होगी। फिर हम अस्यूम करते हैं कि उसके ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स एक्ट करती है जो पार्टिकल t1 टाइम से t2 टाइम के लिए, और वो ज़ाहिर है पार्टिकल की एनर्जी पार्टिकल के मोमेंटम को चेंज करेगी। सपोज़ कर लेंगे जी उसकी वेलोसिटी जो है वो v2 हो गई, तो जिससे मोमेंटम जो है वो mv2 हो जाएगा और उसको हम कहेंगे फाइनल मोमेंटम है ये। अच्छा, अब फाइनल मोमेंटम जो है वो p2 इज इक्वल टू p1 प्लस जे, और p1 अभी हमने कहा कि ये ज़ीरो है तो ये क्या हो गया जे। तो फिर फाइनल मोमेंटम p2 इज इक्वल टू जे। क्या मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो इम्पल्स है वो किसी भी बॉडी को
एक्सलरेट करके किसी ख़ास वेलोसिटी की वैल्यू या मोमेंटम की वैल्यू तक पहुंचाने के लिए जो चीज़ हमें चाहिए वो इम्पल्स कहलाती है। ठीक है, वो क्या कहलाती है? इम्पल्स कहलाती है। तो ये यहाँ पे उसने बात लिखी है। टू द प्रेजेंट स्पीड का मतलब कोई भी गिवन स्पीड है। अच्छा, अब जो काइनेटिक एनर्जी है वो पार्टिकल की वर्क डन के बराबर होती है। मसलन अगर फ़र्ज़ किया उस पार्टिकल को हमने यहाँ से यहाँ तक ले गए तो एफ एस उसका वर्क डन होगा, ये डिस्टेंस कवर होगा, और ये जो फोर्स एक्ट की है जिसने टी टाइम के लिए फोर्स ने एक्ट करके उस पार्टिकल की वेलोसिटी को क्या किया है, 0 से v कर दी है। इस दौरान ये जो वर्क डन है वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। ठीक है, तो टोटल वर्क डन ऑन द पार्टिकल टू एक्सलेट फ्रॉम द रेस्ट वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। अच्छा, here is an application distinction between the momentum and kinetic energy। वो कहता है कि विच इज़ ईजियर टू कैच। ये एक क्वेश्चन है, उसने दो बॉल्स ले ली हैं जिनका मोमेंटम एक जैसा है और जिनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो मुख्तलिफ है। अब आपने यहाँ से MCQs के लिए एक बात याद रखनी है कि अगर दो ऑब्जेक्ट हैं आपके पास, उनका मोमेंटम एक जैसा हो सकता है और उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो मुख्तलिफ हो सकती है। मोमेंटम एक जैसा हो सकता है, काइनेटिक एनर्जी मुख्तलिफ हो सकती है। जैसे ही इसने बॉल एक कंसिडर की है, दो बॉल्स कंसिडर की हैं जिनकी वेलोसिटी और मास जो हैं वो दिए हुए हैं, और ये जब उसने मोमेंटम कैलकुलेट किया तो दोनों का मोमेंटम यही निकल रहा है। लेकिन जब काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट की तो जो स्लो मूविंग बॉल है उसकी काइनेटिक एनर्जी ये है और जो फास्ट मूविंग बॉल है उसकी काइनेटिक एनर्जी ये। फ़र्क आपके जहन में ये इस तरीके से रहना चाहिए कि मोमेंटम होता है P इज़ इक्वल टू mv और काइनेटिक एनर्जी जो है वो बराबर होती है हाफ m v स्क्वायर। तो ये स्क्वायर होने की वजह से वेलोसिटी का काइनेटिक एनर्जी के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि सेम मोमेंटम की दो बॉल्स हों तो किस बॉल को रोकना मुश्किल है? जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, क्योंकि वर्क डन ज़्यादा करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये भी एक MCQ पॉइंट है, ये भी MCQ पॉइंट है। ये आपके पास किताब है, उसको देखिएगा। अच्छा, ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, ये आपने FSC वाला ही याद करना है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जिसमें हमने कहा कि फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम चेंज इन टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व, P इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, एक्चुअली हम इसको थ्रू मैथमेटिकल इक्वेशन भी देख सकते हैं, हो सकता है यहाँ पे इसने प्रूफ की हो, लेकिन हम किस तरीके से इसको प्रूफ कर सकते हैं मैं भी आपको बताता हूँ। हमने ये बात की थी कि टोटल एक्सटर्नल फोर्स या टोटल नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इफ़ सम ऑफ एफ नेट, यानी जो एक्सटर्नल फोर्सेस का सम है वो ज़ीरो हो जाए, यानी नेट एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो हो जाए, दिस इम्प्लाइज दैट dp/dt is equal to 0 implies that p is equal to constant। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, ये एप्लीकेबल है, यानी इसकी यूनिवर्सल एप्लीकेबल है। ये मैसिव बॉडी से लेकर के, जैसे हेवनली बॉडीज़ है, स्टार्स हैं, उनसे गैलेक्सीज़ हैं, उनसे लेकर के जो छोटे से छोटे पार्टिकल हैं जैसे क्वार्क्स हैं, इलेक्ट्रॉन हैं, प्रोटॉन है, एटम है, और मालिक्यूल्स में एटम्स हैं, एटम्स मालिक्यूल्स हैं, इन सब के लिए ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जो है ये एप्लीकेबल है। बाकी इसकी कंपोनेंट फॉर्म है, अलहदा से कंपोनेंट जो हैं वो भी इसके मालूम किए जा सकते हैं।
और वेक्टर सम किया जा सकता है। यहाँ पर इसने एक डायरेक्ट जमा किया है, वो कहता गलत है, लेकिन जब भी आपने वेक्टर्स को जमा करना है तो आपको उनकी डायरेक्शन का ख्याल रखना होगा और वेक्टर सम उनका करना होगा। बुलियंस हैं, बुलियन में फिर वो मुख्तलिफ़ किस्म की जो सिचुएशंस हैं वो प्रोड्यूस करते हैं जो आपने एफएससी की किताब में पढ़ी है कि बॉडी एट रेस्ट हो, मोमेंट अगर मैसेज सेम हो तब क्या सूरत हाल होती है, ये सारे आपने वहीं से करने हैं। यहाँ पे हमारे पास कोई ऐसा पॉइंट नहीं है या ऐसे पॉइंट नहीं हैं जिनसे हमारे एमसीक्यूज़ जो हैं वो सॉल्व हो सकें। ये बुलियन इलास्टिक होते हैं, इन इलास्टिक होते हैं। इलास्टिक बुलियन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है और इन इलास्टिक बुलियन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। टोटल काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करती है। when the two objects have the common final velocity यानी स्टिक टूगेदर हो जाए तो उसको completely inelastic कहते हैं। और there are also cases in which the final kinetic energy greater than the initial value. Raffle recoil discussed in example 8.4 इज़ एन एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल 8.4 जो है वो आपने रेफर रिकॉयल की देखनी, उसमें देखना है कि क्या काइनेटिक एनर्जी वो ग्रेटर हो गई है या नहीं हो गई, और अब ये भी आपने देखना है किस वजह से वो ग्रेटर हुई। इलास्टिक बुलियन है, वन ऑब्जेक्ट इनिशियली एट रेस्ट है, तो उस सूरत में ये फार्मूला बनाया हुआ है। वहाँ पर आपकी किताब में भी ये फार्मूले टारगेट एट रेस्ट वाले फार्मूले जो है वो आप बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। वहाँ से आपको याद करना आसान है और वैल्यूज़ निकालना भी आसान है, इसलिए मेरी सजेशन है कि वहीं से एफएससी की किताब से आप ये फार्मूले जो हैं वो डेवलप करें। अच्छा, ये चैप्टर नंबर 9 अब देख लेते हैं हम। इसमें सिस्टम ऑफ पार्टिकल है। सिस्टम ऑफ पार्टिकल में जब किसी सिस्टम को स्टडी करते हैं तो उसमें जो एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है वो सेंटर ऑफ मास है। सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम। सेंटर ऑफ मास के लिए फ़र्ज़ करें हमारे पास इस तरीके से, इसकी आइडिया को अंडरस्टैंड कर लें। दो पार्टिकल हैं, ठीक है, एक का मास m1 है, दूसरे का मास m2 है। तो हमें कोई कहता है कि हम इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो वन डायमेंशन में लेकर के मैं इसकी एग्जांपल आपको समझा देता हूँ। फ़र्ज़ कर लें हमारे पास इस तरीके से इसकी पोजीशन x1 है, इसकी पोजीशन x2 है। हमें पता है x1 डिस्टेंस ये होगा और x2 डिस्टेंस जो है वो ये होगा, ठीक है। हमें कोई कहता है कि आप इनका सेंटर ऑफ मास जो है वो फाइंड आउट करें, तो हम कहेंगे कि इनका जो सेंटर ऑफ मास है उसका जो x कोऑर्डिनेट है, ऑब्वियसली इसका x कोऑर्डिनेट ही होगा क्योंकि हमने वन डायमेंशन में इसको कंसिडर किया। अगर टू डायमेंशन में कंसिडर करते तो x कोऑर्डिनेट भी होता, y कोऑर्डिनेट भी होता। अगर थ्री डायमेंशन में कंसिडर करते तो फिर x और y के साथ z कोऑर्डिनेट भी होता। तो इसकी डेफिनेशन ये होती है कि आप x1 को मल्टीप्लाई कर दें m1 के साथ, m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ठीक है। अब ये एक्चुअल में कहाँ पर होगा, मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ बकायदा। इसको 1 2 3, ठीक है। इसका मास जो है वो 1 किलोग्राम ले लेते हैं, इसका मास ले लेते हैं 2 किलोग्राम, ठीक है ना। डिस्टेंसेस जो हैं वो मीटर्स में ले लेते हैं, ठीक है ना। तो ये 1 मीटर हो जाएगा, ये 2 मीटर हो जाएगा,
ये 3 मीटर हो जाएगा। लेट अस कैलकुलेट कि वेयर वुड बी द सेंटर ऑफ मास। x इज इक्वल टू m1 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस m2 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2, तो ये हो गया 1 प्लस 6 ओवर 3 7 ओवर 3 मीटर। अच्छा 7 ओवर 3 मीटर देख लेते हैं कितना बनता है। 3 to the 6.133 the 9 2.3 मीटर। ये 2 मीटर है, 2.3 मीटर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए 1.3, यानी इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर 2.3 मीटर। समय अगर दोनों मैसेज को बराबर ले लेते, ठीक है, तो तब सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होना था, यहाँ पे 1 आ जाना था। ठीक है, और जब यहाँ पे 1 आना था तो यहाँ पे 3 आ जाना था, 4/3। ठीक है, तो 4/3 जो है ये क्या होना था 1.3 मीटर। या अब आप इस तरीके से अंदाज़ा कर सकते हैं कि पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास जो है वो कहाँ पर होता है। इस तरीके से इस बात को ज़हन-नशीन रखना है। अब बाकी तो जनरल फार्मूले हैं उसके सेंटर ऑफ मास के, वो इन जनरल जो है वो यहाँ पर उसने मेंशन किया हुआ है, तो ये याद रखना है। अब आपने ये सिंपली आपको जो है वो सेंटर ऑफ मास का फार्मूला ही पूछा जा सकता है। ठीक है ना। और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो सिंपली सेंटर ऑफ मास का आपने डिफरेंशिएशन की है कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हो गया हाफ वी सेंटर ऑफ मास। फर्दर डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। और हमें पता है कि अगर फ़र्ज़ किया टोटल फोर्स एक्ट करती हों पूरे सिस्टम के ऊपर, पहले पार्टिकल F1 हो, दूसरे पार्टिकल F2, तो टोटल फोर्स किसके ऊपर एक्ट हो, ऑन Fn। तो टोटल फोर्स क्या हो जाएगी, F। लेट सपोज ये इसका नाम F रख लेते हैं। ठीक है, उसको जमा कर लिया। तो या इस तरह सम ओवर ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी, एक ही बात है, इज़ इक्वल टू, यहाँ फिर कर सकते हैं टोटल मास डिवाइडेड बाई ए सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो इस तरीके से हमें पता चल गया कि टोटल मास एक्टिंग ऑन द सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू द सेंटर ऑफ मास। अब इसमें ये 3 इक्वेशन बन सकती हैं। ये इक्वेशन है, अगर एक्सटर्नल फोर्सेस का सम 0 हो तो फिर ये स्टेटमेंट बनती है, द ओवरऑल ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल can be analyzed using Newton laws as if all the mass were concentrated at the center of mass and the total external force were applied at that point। क्योंकि ये अगर हम कंपेयर करें तो ये ऐसी इक्वेशन है जो सिंगल पार्टिकल के ऊपर एक्ट करती है, जिसका मास m है और उसका एक्सेलरेशन जो है वो acm है, और इज़ इक्वल टू